हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक आईजी जीडीएस बीपे में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीईएलसी यानी कि चाइल्ड इनरोलमेंट के जो मैंने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो है आप लोगों को जो है एग्जाम पेपर करवा दूंगा। 3 वीडियो मैं करवा दूंगा, जिसमें जो है 25-25 क्वेश्चन मिला के टोटल जो है 75 क्वेश्चनों की सीरीज मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे अपने जो है करवा दूंगा। तो उसी का जो है ये पार्ट 1 है, यानी कि पहला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग जो है हल करने वाले हैं। और ये जो 75 क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूं, अगर ये आप लोग तीनों वीडियो देख लेते हो, एक एक बार देख लोगे, तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं पीडीएफ भी आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां पे आप लोग जब तीनों क्लास हो जाएगी, उसके बाद आप लोग पीडीएफ ले लेना, क्लास देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। उसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीईएलसी में चाइल्ड इनरोलमेंट यानी आधार कार्ड के एग्जाम में आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी क्वेश्चन बैंक मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस क्वेश्चन बैंक से पढ़ के जो है 35 में से 34 नंबर मेरे सही थे। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए सीधे जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब पे। सीईएलसी आधार कार्ड की एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसी प्लेलिस्ट पे आप लोगों को आधार कार्ड से रिलेटेड सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन पे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग सीधे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये जो है आंसर होंगे, सॉरी ये जो है ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 ये ऑप्शन होंगे और ये आंसर होगा उसका। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। तो आप लोग जो है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम UIDAI है। UIDAI पहला चैप्टर है, उसके बाद दूसरा चैप्टर CELC है। तो पहले UADAI वाला चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद CELC वाला चैप्टर खत्म करेंगे। तो पहले 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रार, चौथा ऑप्शन है नामांकन एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है भारत सरकार होता है। यानी कि आधार कार्ड अधिनियम 2016 को जो स्थापना की थी, वो जो है भारत सरकार ने स्थापना की थी। यानी आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? तो भारत सरकार ने। इसका आंसर भारत सरकार हो जाएगा। दूसरा है इसमें UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 28 जनवरी 2009, दूसरा ऑप्शन है 29 सितंबर 2010, तीसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 2015 और चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 2016। तो इसका राइट आंसर 12 जुलाई 2016 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे पूछे कि UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो 12 जुलाई 2016 को स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UID जो होता है उसको जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी या फिर UIDAI। तो इसका राइट आंसर UIDAI होता है। यानी कि UID जारी करने के लिए UIDAI जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर UIDAI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि UIDAI को क्यों बनाया गया था? जो UIDAI है इसको क्यों बनाया गया था, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कि डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत और तकनीकी प्रदान करने के लिए, ये तो सही बात है। अगला ऑप्शन है कि ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है, ये भी सही बात है। एक और पहचान दस्तावेज के लिए, ये नहीं है। उसके बाद बोथ ए और दो दोनों सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि UIDAI क्यों बनाया गया था? डुप्लीकेट नकली पहचान को खत्म करने के लिए और तकनीकी जो है शिक्षा, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए। उसके बाद ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो है राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
उसके बाद है अगला 5वां क्वेश्चन है कि आधार नामांकन या फिर अद्यतन विनिमय 2016 को सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देना 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 जुलाई 2016, 12 सितंबर 2017। तो इसका राइट आंसर 12 सितंबर 2017। अगर यहाँ पे ध्यान देना ये क्वेश्चन यानी कि अगर जब पूछे कि राजपत्र में कब शामिल किया गया था तो 12 सितंबर 2017। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई 2016। ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आए थे मैं जब एग्जाम दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधार नामांकन या फिर अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। यानी कि जो आधार इनरोलमेंट होता है उस प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना। बिल्कुल सही बात कह रहा है। पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना, ये गलत बात है। उसके बाद पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता, ये सब गलत बात है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि आधार नामांकन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। तो आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर कि आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इनरोलमेंट कहलाती है, यानी कि नामांकन। यानी कि जो आधार सृजन के लिए जो जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक दोनों हेतु जो निवासी के डेटे को कैप्चर करने की जो प्रक्रिया, उसी को हम लोग इनरोलमेंट कहते हैं। प्रमाणीकरण नहीं होता है, पहचान भी नहीं होता, प्रदर्शन भी नहीं होता, इनरोलमेंट यानी नामांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉट 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 नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताकृत कोई संस्था है। परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी या फिर रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो रजिस्ट्रार इसका राइट आंसर हो। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। अगला है कि डॉट 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 व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो इसमें नामांकन एजेंसी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में नामांकन एजेंसी दिया हो तो उसका राइट आंसर रजिस्ट्रार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रजिस्ट्रार दिया हो तो उसका राइट आंसर नामांकन एजेंसी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने ट्रिक भी बता दिया है हालांकि कि अगर नामांकन एजेंसी क्वेश्चन में दिया हो तो आंसर रजिस्ट्रार हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रार ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो तो इसका राइट आंसर नामांकन एजेंसी हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। अगला है कि सत्यापनकर्ता और प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए डॉट 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 द्वारा नियुक्त कार्मिक हैं। ऑपरेटर, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार या फिर नामांकन एजेंसी। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक होते हैं। जो सत्यापनकर्ता या फिर प्रमाणनकर्ता होते हैं वो जो है नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक होते हैं। तो रजिस्ट्रार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन का काम किया जाता है या फिर कार्य किया जाता है। तो नामांकन केंद्र, परीक्षण केंद्र, अस्पताल, स्कूल। ये तो इससे कोई भी मतलब नहीं, इससे भी कोई भी मतलब नहीं, इससे भी कोई भी मतलब नहीं, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन कट गए। तो नामांकन केंद्र जो होता है वह स्थान होता है जहां प्रमाणित ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन का कार्य किया जाता है। तो नामांकन केंद्र वह स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि डॉट 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 नामांकन केंद्रों पर नामांकन या फिर अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित अधिकारी या फिर कर्मचारी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। नामांकन ऑपरेटर नहीं, नामांकन पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता या फिर एक और दो दोनों। तो नामांकन जो पर्यवेक्षक होता है यानी कि जो सुपरवाइजर होता है वो जो है नामांकन केंद्रों पर नामांकन या फिर अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित एक कर्मचारी होता है। सुपरवाइजर जिसे हम लोग करते हैं यानी कि पर्यवेक्षक हिंदी में कहते हैं। तो नामांकन पर्यवेक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। यानी कि कौन जो है इसमें कौन सी जो कंपनी है या फिर जो भी कह सकते हो कि कौन सुनिश्चित करता है कि जो एक प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही आधार का काम कर सकता है। कौन सुनिश्चित करता है? UADAI, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक या फिर नामांकन एजेंसी। तो जो नामांकन एजेंसी होती है हमारी इनरोलमेंट एजेंसी होती है, वही हमको तय करती है कि कौन व्यक्ति जो है आधार का काम कर सकता है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति आधार नामांकन का काम कर सकता है, तो नामांकन एजेंसी तय करती है। अगला है हमारा कि ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन एजेंसी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, परीक्षण या प्रमाणन एजेंसी, रजिस्ट्रार। तो इसका राइट आंसर परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी होता है। यानी कि परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी जो है ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा जो है आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि जो हमारी परीक्षा करवाती है, जो CELC का एग्जाम लेती है, वो जो है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी होती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा अगर पूछे तो परीक्षण इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगला है कि एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार्ड और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। कौन सा एक व्यक्ति होता है? तो ऑपरेटर होता है, परिचयकर्ता होता है, नामांकन एजेंसी होता है या फिर एजेंसी। तो परिचयकर्ता यानी इंट्रोड्यूसर जो ऐसा व्यक्ति होता है जो रजिस्ट्रार्ड और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI अथवा POA नहीं है। तो इंट्रोड्यूसर यानी परिचयकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसमें से फिलहाल कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जब CELC हम लोग देखेंगे तो उसमें सरल क्वेश्चन है, तो वो लोग आप एक बार भी पढ़ लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है UADI वाला, फिर भी टफ हो या फिर आसान हो, आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हालांकि सेम हो गया है, तो इसको आप लोग निगलेक्ट कर दीजिए। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने ऊपर बताया, इसका परिचय करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आधार नामांकन या फिर अपडेट कौन करता है? जो आधार नामांकन यानी कि आधार का इनरोलमेंट यानी कि आधार कौन बनाता है, और आधार अपडेट कौन करता है? एक ऑपरेटर करता है? नहीं। अनिवासी भारतीय? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 या फिर उससे अधिक भारत में रहा हो। कहने का मतलब यह है कि आधार का काम वही कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो है फॉर्म भरने से पहले 12 महीने में 182 दिन भारत में रहा हो, वही जो है आधार का काम कर सकता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हालांकि याद हो जाएगा आपको एक बार में, कोई भी दिक्कत नहीं। 182 यहाँ पे याद कर लेना, बस सही हो जाएगा। अगला है कि नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या? तो 28 अंकों की एक संख्या। यानी EID अगर पूछे तो ये कितने अंकों की संख्या होती है? 28 अंकों की संख्या होती है। अगर पूछे आधार कितने अंकों की संख्या है, तो आधार जो है आपको पता है कि 12 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, 12 अंकों की संख्या होती है, लेकिन EID अगर पूछे तो 28 अंकों की संख्या होती है। तो नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक 28 अंकों की संख्या होती है, 28 अंक। उसके बाद है निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने में 182 दिन, यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन आया है, तो 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, तो 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किसके संपर्क करता है? तो 1947 इसका राइट आंसर होगा। हालांकि आपको आपके आधार कार्ड में भी पीछे लिखा होगा कि हेल्पलाइन नंबर 1947 होता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। तो ये जो है यानी कि आधार के लिए जो कोई भी शिकायत है, कोई मतलब समस्या है, तो उसके लिए 1947 पे आप लोग डायल कर सकते हो। तो 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, आधार विशिष्ट है क्योंकि
आधार विशिष्ट है क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है, गलत बात है। एक व्यक्ति दो आधार का लाभ उठा सकता है, गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, गलत बात है। तो आधार विशिष्ट क्यों है, आधार की एक विशेषता क्यों है? क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होती है, यही जो है इसकी विशेषता होती है। आधार की विशेषता यही है कि दो निवासियों के यानी कि दो व्यक्तियों को जो है एक जैसा आधार नहीं एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, यानी कि आधार जो कार्ड नंबर होता है वो जो है दो व्यक्तियों का सेम नहीं हो सकता, यही इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो है नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो कंप्यूटर तो होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस भी होता है, बम डिटेक्टर, आइरिस स्कैनर, यानी कि आइरिस स्कैनर भी होता है आधार का काम करने के लिए, बायोमेट्रिक भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, बम डिटेक्टर ये जो है बिल्कुल अलग है। तो यही जो है इसमें जो है घटक नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बम डिटेक्टर हो जाएगा। इसमें जो है सेटअप का घटक नहीं होता है, तो बम डिटेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है आधार के बारे में सही है। एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, गलत बात है। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्रित करता है, गलत बात है, वित्तीय जानकारी नहीं एकत्रित करता है। आधार नागरिकता के रूप में नहीं, नागरिकता का भी यहाँ पे प्रमाण नहीं है। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान का सक्षम है, तो ये सही आंसर है। पहचान अगर पूछे तो पहचान इसका सही आंसर, क्योंकि अब जो आधार कार्ड आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि आधार जो है ना ही नागरिकता का प्रमाण है ना ही जन्म का प्रमाण है, ये केवल एक पहचान का प्रमाण है। ठीक है, आपके जो आधार कार्ड अगर डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो आधार कार्ड एक पहचान का प्रमाण है, ना ही नागरिकता का प्रमाण है ना ही जन्म का प्रमाण है। अगला है हमारा 24 नंबर कि निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है, यानी कि जो एक व्यक्ति है उसकी विशिष्ट उसकी पहचान करने के लिए आधार जो है किन किन चीज़ों का उपयोग करता है। निवासियों का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आंख की पुतली, 2 और 3 दोनों। तो देखिए निवासी का ये नाम और पता तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे उंगलियों के निशान और आंख की पुतली से ही पता चलता है कि जो है इसकी एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। किसी भी आधार कार्ड जब आप लोग देखोगे तो उसको उंगलियों के निशान लोगे, उसके बाद आंख की पुतली, दोनों से पता चल जाता है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अगला जो कि हमारा जो है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। यह सिर्फ एक कार्ड है, गलत बात है। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने का रिकॉर्ड करता है, ये सही बात कह रहा है। आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा, गलत बात है। जाति धर्म का कोई यहाँ पे भेद, यहाँ पे कोई भी मतलब ही नहीं है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा आधार के बारे में सही है, तो आधार संख्या सृजन के लिए जनसांख्यिक और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करेगा और रिकॉर्ड करेगा, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगली सीरीज में जो है फिर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 75 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। आप लोग थोड़ा सा मान लो कि अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग 2 बार भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद 2 बार वीडियो देख के 2-3 जितनी बार आपका मन हो उतनी बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ये PDF आप लोग टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग जो है वहां से भी पढ़ सकते हो और ईजी आप लोग आसानी से आप लोग CELC में पास हो सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपको जो है इतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पहली बार जब आप पढ़ रहे होगे या वीडियो देख रहे होगे तब आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा 1 से 2 बार देखोगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिर अगली सीरीज में हम लोग मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।